ख़वातीन व हज़रात, उर्दू घर फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम है। आज हम नैयर मसूद को याद करेंगे और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हैं प्रोफेसर शमीम हनफी साहब। आप तमाम हज़रात शमीम हनफी साहब के नाम काम से वाकिफ़ हैं। नैयर मसूद साहब का भी चंद दिन पहले इंतकाल हो गया। वो लखनऊ में उनकी पैदाइश हुई और इंतकाल भी लखनऊ में ही हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबे फ़ारसी से वाबस्ता रहे और ताउस चमन की महना पर उन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला। उर्दू के निहायत ही अहम और बड़े लिखने वाले नैयर मसूद साहब हमसे जुदा हो गए। हमने पूरा एक हफ्ता उन्हें याद किया। आपने हमारे ब्लॉग पे अलग अलग लोगों के मज़ामीन पढ़े, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मोहम्मद हमीद शाहिद, आसिफ फर्रुखी और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा। हिंदुस्तान से भी बहुत सारी तहरीरें आपने पढ़ी। अली अकबर नातिक का मजमून, एक बहुत खूबसूरत मजमून हमने अपने ब्लॉग पे शेयर किया। आपने पढ़ा, आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई। आज शमीम हनफी साहब इस गुफ्तगू में शामिल रहेंगे और बात करेंगे नैयर मसूद साहब की। शमीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब। एक बहुत ही बड़ा नुकसान उर्दू अदब को हुआ नैयर मसूद साहब के जाने से। हालांकि वो कई सालों से नहीं लिख रहे थे, बीमार थे। आप क्या समझते हैं कि इस खला को पूर्ण होने में कितना वक्त लगेगा? भाई, इस नैयर मसूद के उड़ जाने से जो खला पैदा हुआ है उसकी कई जहतें हैं मेरे ख्याल में। सबसे पहली बात तो ये है कि वो मेरे बड़े करीबी दोस्तों में थे। उनसे तकरीबन 55 साल का ताल्लुक़ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैं ख़ुद तालिब इल्म था वो भी आए वहाँ इलाहाबाद और PhD करने के लिए रज़वारी बेग सरूर पर। तो ज़ाहिर है कि उनसे ताल्लुक़ात रोज़ बरोज़ बढ़ते गए। बड़े खुशमज़ाक आदमी थे। उस वक्त उन्होंने अफ़साने लिखना शुरू नहीं किया था, लेकिन एक उनकी अदबी सूझबूझ और उनका मतालिया, ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जो पहली ही नज़र में दूसरों को मतवज्जे कर लेती थी। नैयर साहब उर्दू के गैर मामूली, कहना चाहिए कि अफसाना निगार तो थे ही, वो एक ज़बरदस्त मुहक़्क़िक़ भी थे। तनक़ीद भी उन्होंने लिखी और ज़ाहिर है कि उनके मज़ामीन, ख़ास तौर पर अफसाने के बारे में जो मज़ामीन थे वो किताबी शक्ल में छप गए। वक्तन फ़वक्तन वो और भी मज़ामीन लिखते रहे, कभी किसी सेमिनार में पढ़े जाने के लिए, कभी किसी की फरमाइश पर। तो उनकी तनक़ीदी बसीरत भी बड़ी, कहना चाहिए कि आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत गैर मामूली, कहना चाहिए उससे भी। वो इंसान भी बहुत दिलचस्प थे। तो मेरे लिए ये फ़ैसला मुश्किल है कि मैं कहाँ से उनका जिक्र शुरू करूँ। उनके घर अदबिस्तान में मेरा आना जाना ज़माना तालिब इल्म में शुरू हो गया था। मैं उस ज़माने में PhD कर रहा था और उनके नामवर वालिद माजिद मसूद हुसैन रिज़वी अदीब साहब की खिदमत में अक्सर मैं हाजिर होता रहता था। मैं जब भी जाता था वहाँ उनसे कुछ पूछने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो मेरा तकरीबन पूरा दिन उनके साथ बसर होता था। मसूद साहब मुझे बहुत वक्त देते थे और ज़ाहिर है कि जिस मौजू पर मैं उनकी रहनुमाई चाहता था उससे उन्हें भी बड़ी दिलचस्पी थी। कुछ बयान भी बहुत थे। जब वो बातें करते थे तो जी चाहता था कोई और न बोले, सिर्फ वो बोलते रहे। लिहाजा उनकी बातचीत में बड़ी तवज्जो सुनता था। जी चाहता था कि वो ये सिलसिला जितना तवील हो सकता है उतना तवील हो। नैयर साहब बीच में कभी कभार आ जाते थे। जब हमारी नैयर मसूद साहब से गुफ्तगू ख़त्म होती थी उस वक्त मसूद साहब चाय के लिए आवाज़ देते थे और ज़ाहिर मुलाजिम आता था चाय की कश्ती लेकर, तो नैयर साहब भी उसी के साथ आ जाते थे और मसूद साहब उस वक्त रुक जाते थे। नैयर साहब साथ में चाय पीता था।
अदबिस्तान जिस घर में मेरा आना जाना था और जो नैयर साहब का अपना मकान था, और मसूद साहब की वजह से उसे लखनऊ के सबसे मारूफ अदबी मरकज़ की हैसियत हासिल हो गई थी। बहुत दिलचस्प और ख़ूबसूरत मकान था। पुरानी कोठी जिसके दर दीवार से एक क़दामत पसंदी का इजहार होता था। सामने एक बाग था, उस बाग में कुछ फलदार दरख्त, कुछ फूलों वाले, और एक कोठरी थी उसमें, माली की कोठरी। उस कोठरी का ख्याल मुझे इसलिए भी आता है बार बार कि अपनी आजमाइश के दिनों में यगाना उस कोठरी में जाकर के रहे। जब लखनऊ वालों उन्होंने बहुत तंग किया तो मसूद साहब ने उनसे कहा कि आप आके यहाँ रह लीजिए। वो वहाँ रहे कुछ रोज़। और वैसे तो उस घर में सभी का आना जाना था, बड़े से बड़े शायर जोश साहब आते थे, और तमाम, कहना चाहिए कि लखनऊ आने वाला कोई भी अदीब मुश्किल ही से ऐसा होता था कि मसूद साहब की खिदमत में हाजिरी न देता हो। तो उस घर की हैसियत एक अदबी मरकज़ की थी। नैयर ने उस घर का एक बहुत खूबसूरत खाका भी लिखा है, जो उनकी खाकों की किताब, जिसका नाम भी अदबिस्तानी उन्होंने रखा, उसमें शामिल है। तो नैयर साहब एक अजीब व गरीब, उस वक्त भी बहुत दिलचस्प आदमी थे और आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ। मुझसे वो 3 बरस बड़े थे। इलाहाबाद वो आए उर्दू में PhD करने के लिए, जहाँ उनके बहनोई डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा साहब शोबे उर्दू में थे। तो नैयर साहब जब आए तो ज़ाहिर है कि मसूद साहब, उन्हीं को उन्होंने अपना रहनुमा बनाया, मसीहुज़्ज़मा साहब को। मसीह साहब मेरे बड़े शफीक उस्ताद थे, उनके घर में ही मेरा आना जाना था। पुराने इलाहाबाद में वो एक बड़ी तारीख़ी गली में उनका मकान था। मैं वहाँ जाता था तो नैयर साहब से वहाँ भी मुलाकातें होती थीं। मैं हॉस्टल में रहता, नैयर साहब का वहाँ भी आना जाना। तो बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा। जो गुफ्तगू वो करते थे पुराने लोगों की, पुरानी रवायतों की, पुरानी चीज़ों की, उनकी दिलचस्पियाँ बहुत वसी थीं और एक ख़ास तरह की, कहना चाहिए कि बहुत ही शाइस्ता हिस्से मिज़ाज भी उनके अंदर पाई जाती थी। तो बहुत मज़ा भी लेते थे लोगों के बारे में, गुफ्तगू जो करते थे बड़ी दिलचस्प होती थी। तो नैयर से ज़ाहिर है कि भाई 55 बरस बहुत होते हैं ज़िंदगी के। अभी उस कहानी का ख़ात्मा चंद रोज़ पहले हो गया। इस घर में भी वो आ चुके हैं एक आध बार। इधर तो बरसों से बीमार थे, मिलना जुलना बंद। और वो शख्स जो ज़ाहिर है कि दोस्तों को बहुत अजीज़ रखता था और दोस्तों में अपना वक्त गुजारता था। मैं खुद जब लखनऊ जाता था कभी, तो ये तय था कि एक शाम तो पूरी की पूरी मुझे उनके साथ गुजारनी है। तो जाहिर है कि वो शाम भी बहुत दिलचस्प होती थी मेरे लिए। जो खाना वो पकवाते थे, आमतौर पर लखनऊ का रवायती खाना, और दावत भी बड़ी उनकी मुनफरिद होती थी। उस शहर में 2 अफराद ऐसे थे लखनऊ में जिनसे कहना चाहिए कि मुझे बहुत ताल्लुक़ रहा। एक तो असलम महमूद थे, जो किताबों के बड़े रसिया और किताबें जमा करने के बहुत शौकीन। देखिए, उनकी मौत के साथ ही उनकी किताबों का भी जो हश्र हुआ, तो मुझे बड़ी, कहना चाहिए, कभी कभी परेशानी होती है ये सोच कर कि क्या हो रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है। नैयर साहब भी असलम महमूद को बहुत अजीज़ रखते थे, उनके दोस्त थे। तो बहरहाल उनकी वजह से लखनऊ आबाद था, जो रफ्ता रफ्ता खामोश और कहना चाहिए वीरान होता चला जा रहा है। बहरहाल ये तो उनसे मेरी दोस्ती का हाल रहा। बाकी ये कि तहक़ीक़ व तनक़ीद में उनका जो काम है, फ़ारसी अदब की रवायत से, उर्दू अदब की रवायत से वो बहुत वाकिफ़ थे। और ज़ाहिर है कि उन्होंने उस सिलसिले में बहुत काम किया है। उनकी किताबें हैं। उनके वालिद माजिद ने अपना काम जहाँ छोड़ा था, नैयर ने वहाँ से उसे फिर अपने हाथ में ले लिया। मसूद साहब खुद भी अनीस के कलाम के बड़े शहदाई थे। उनके इंतकाल के बाद नैयर ने अनीस के सवाने मुरतब किए। अपनी किस्म की बड़ी मुनफरिद किताब है, बहुत दिलचस्प किताब है वो। इसके अलावा नैयर ने मरसिया ख़ानी का फ़न और रजब अली बेग सुरूर तो उनका तहक़ीक़ी काम है। गालिब की उन्होंने एक शरह लिखी मुंतखब अशार की, वो बहुत दिलचस्प है।
उन्हें अजीब बात यह है कि उनको मशरक़ के रवायती अदब से जितनी दिलचस्पी थी उतनी मगरिब से भी थी दिलचस्पी। मगरबी अदीबों में ख़ास तौर पर उनको काफ़का से, दोस्तोयेव्स्की से और मार्किस से बहुत दिलचस्पी थी। एडगर एलन पो से भी दिलचस्पी हुई, जिनका असर भी उन्होंने कबूल किया अपनी कहानियों में। खौफ का जो उनसुर कहीं कहीं आ जाता है कहानियों में, खौफनाक कहानियाँ। उर्दू में तो उसकी रवायत बहुत महदूद थी, बेगम अब्दुल कादिर के अफसाने, नैयर साहब भी जिक्र उनका किया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ी में उन्होंने हॉरर स्टोरीज़ बहुत पढ़ी थी, और ज़ाहिर है कि उन्होंने काफ़का का भी तर्जुमा किया, काफ़का की कहानियों से जो उनको शगफ पैदा हुआ। तो ये सारे काम उनके बहुत दिलचस्प, बड़ी एक मुकम्मल कहना चाहिए कि शख्सियत थी उनकी। उस्ताद बहुत अच्छे थे, अपने शागिर्दों को उन्होंने, शागिर्दों में ज़ौक़ पैदा करने का जो कहना चाहिए कि काम उन्होंने अंजाम दिया ज़िंदगी भर, वो भी। तो उनके जाने से मुझे बड़ा सन्नाटा लगता है। कहानियों के उनके 4 मजमूए छपे, यानी सीमिया पहला मजमूआ, उसके बाद दूसरा मजमूआ उनका सीमिया के बाद जो आया था गंजफा, नहीं गंजफा आखिरी है, बीच में आया सीमिया के बाद ताउस चमन की मैना, एक तो ये आया था मजमुआ, एक मजमुआ और इत्र काफूर। सीमिया के बाद इत्र काफूर की इशाअत हुई थी, उसके बाद ताउस चमन की मैना, और फिर गंजफा जो उनकी आखिरी किताब है अफसानों की। इधर पिछले 10 साल से तकरीबन उन्होंने लिखना बिल्कुल बंद कर दिया था। फरीश थे, बिस्तर पर थे, और देखकर उनको बड़ी तकलीफ होती थी। इधर कुछ बरसों से तो उनका बोलना भी बंद हो गया था, खामोश लेटे रहते थे, और ज़ाहिर है कि खामोश आंखों से सबको देखते रहना जो कुछ हो रहा है। कभी किसी से होश आ गया और कुछ थोड़ी सी तवानाई उन्होंने महसूस की तो किसी पढ़वा के कुछ सुन लिया, ये था। लेकिन हमारे अदबी माशरे में उन्होंने अफसाना निगार की हैसियत से जो गैर मामूली हैसियत हासिल बनाई अपने रंग के बड़े मुनफरिद अफसाना निगार, वो ज़ाहिर है कि बहुत कहना चाहिए अचंभे में डालने वाली चीज़ भी है लोगों के लिए। इसलिए कि जिस तरह के अफसाने नैयर मसूद ने लिखे, उस स्टाइल में न उनसे पहले किसी ने लिखे, न उनके बाद कोई लिख सकेगा। उनकी कहानियों में अजीब व गरीब बात यह है कि उनकी कहानियाँ 30-32 कहानियाँ उन्होंने लिखी ज़िंदगी में, और सब की सब मशहूर हुई। उनके पढ़ने वालों में पुराने पढ़ने वाले, नए पढ़ने वाले, मैंने तो देखा है यूनिवर्सिटियों के नए तलबा भी, पाकिस्तान में उन पर बहुत काम हो रहा है, GC यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मुख्तलिफ जगहों पर कई तालिब इल्म मुझे मिले जो अक्सर एक सवालनामा लेकर के उनके बारे में आ जाते थे और उनके बारे में बातें करते थे, कुरेद की चीज़ें पूछते थे। तो बहुत दिलचस्पी नौजवान लिखने वालों को उसमें पैदा हुई उनकी कहानियों में। जबकि उनकी कहानियों में कहा यह जाता है कि आसानी से समझ में नहीं आती हैं और ज़ाहिर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचाती। और ये कहानी का एक बड़ा रवायती तस्वुर है ये सब। मुझे तो खैर उनकी कहानियाँ पढ़ते वक्त कभी इन सवालात ने परेशान नहीं किया, इसलिए कि वो बहुत होशमंद लिखने वाले थे। तो ये समझना कि उनकी कहानियों का कोई मतलब नहीं निकलता बड़ी अहमकाना बात है। और उनकी कहानियों में उनको गैर मामूली कोशिश उनकी ये होती थी कि कहानियों में इस्तिआरे से जहाँ तक हो सके गुरेज करें, सीधा साधा बयानिया हो, लेकिन उनकी पूरी कहानी एक इस्तिआरा बन जाती थी अपने आप में। रे ख़ानदान के आसार है, बाई के मातमदार है, गंजफा है, ताउस चमन की मैना है, नुदबा है, इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं उनकी। बड़ा कूड़ा घर है। उन्होंने अपने जो हमारे ज़माने के मसाइल हैं, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन जो है हमारे यहाँ, उस पर एक बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी, शायद गर्दबाद उसका उन्वान था। इसी तरीके से जो एक बेखबरी आपस में एक दूसरे से बढ़ रही है, और ये उस पर उनकी कहानी रे ख़ानदान के आसार एक शाहकार का दर्जा रखती। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पुरानी वज़ह की एक कहानी है, तलाश, एक शख्स की तलाश की जा रही है, लेकिन वो कहानी दरअसल हमारे अपने रवैये जो हैं, इंसानी रिश्तों में जो ज़वाल आया है, उस पर वो कहानी बहुत मैंने तो उसे यही समझ करके पढ़ा। इसी तरीके से उनकी एक कहानी जो ज़ाहिर कभी सियासी, न वो बातें ज़्यादा करते थे, न ज़ाहिर है कि सियासी कहानी से उनको कोई शगफ था,
लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर तकसीम ने जो मसाइल पैदा किए दोनों तरफ, उस पर एक कहानी उनकी जो अजमल कमाल ने आज में भी छापी थी वो कहानी, और बहुत मारूफ हुई, लेकिन शायद इस हैसियत से नहीं, लोगों ने ये समझ कर नहीं पढ़ा। ये समझ कर वो कहानी ऐनी आपा ने पढ़ी, कुर्रतुल हैदर ने, और जब वो कहानी पहली बार उनकी नज़र से गुजरी तो उन्होंने कहा भाई मेरी मुलाकात हुई शाम को, तो कहने लगी कि भाई वो कहानी नैयर की जो आई है, नैयर मसूद की, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम का जिक्र है, और ज़ाहिर की सारा तस्करा इस तरह होता है कि एक दुकान है और दुकानदार की 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, जो बाहर आके दुकान के फर्श पर कभी कभी खेलती हुई दिखाई देती हैं। तो एक अजीब गरीब कहानी है वो। तो मैंने कहा नहीं आपा, ये कहानी इस तरह से किसी ने पढ़ी भी ना होगी जिस तरह आपने पढ़ी। तो उसके मानी कभी उनकी कहानियों को मुतय्यन नहीं होते थे। उन कहानियों में पूरी कहानी कभी कभी एक जीता जागता खुद एक इस्तियारा बन जाती थी, एक अलामत बन जाती थी वो। और बहुत कहना चाहिए कि उन कहानियों को पढ़ते वक्त आप एक ऐसा जादू होता था उनकी नस्र का कि आप पढ़ते जाइए तो कभी ये सवाल भी नहीं पैदा होता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इससे क्या किस तरह की बसीरत हमें मिल। आदमी बस उनका बयान इतना बयानिया इतना ताकतवर था, उनका इतना जादू भरा था, सेहर तराज जिसको कहना चाहिए, कि उसमें आदमी खो जाता था। कोई ख़ास बात हो आपके जहन में? शमीम साहब, अभी देखिए अब्दुल्ला हुसैन, इंतज़ार हुसैन और फिर नैयर मसूद, ये मजमूई हमारे अदब का नुकसान है। अफसाने की जहाँ तक बात करें तो नैयर मसूद के बाद, हालांकि जैसे आपने भी फरमाया और लोग वाकिफ़ हैं कि पिछले 10 साल से वो कुछ नहीं लिख रहे थे, बीमार थे, लेकिन फिर भी उनके होने से ये एहसास तो होता था कि एक बड़ा लिखने वाला अभी हमारे दरमियान मौजूद है। अफसाने की जो दुनिया उन्होंने खल्क की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुनफरिद है, अपने हमअस्र लिखने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा कि किस तरह नैयर मसूद की कहानियाँ, यानी कि नैयर मसूद अपने हमअस्र या उससे जो पहले लिखने वाले थे या बाद में लिखने वाले थे उनसे मुख्तलिफ थे। देखिए, उनका मुख्तलिफ होना तो इतना वाज़ेह है उनकी कहानियों का। अब्दुल्ला हुसैन, इंतज़ार हुसैन, कुर्रतुल हैदर, हमने तो भाई इन्हीं लोगों को करीब से देखा और ज़ाहिर है कि बहुत ताल्लुक़ भी इन सब से पैदा हुआ। तो एक ज़ाती ताल्लुक़ भी ऐनी आपा से भी बहुत रहा और इंतज़ार साहब से बहुत रहा। ज़िंदगी के आखिरी 4-5 बरसों में जो अब्दुल्ला हुसैन से भी मुलाकातें बहुत हुई और उनसे एक रब्ता रहा। तो इन सब के जाने से मुझे एक बड़े सन्नाटे का एहसास होता है। ये सब बहुत मुनफरिद थे, इनके रंग में लिखने वाला कोई नहीं है। इंतज़ार हुसैन जैसा लिखने वाला भी अब कोई नहीं है, अब्दुल्ला हुसैन जैसा कोई नहीं है, कुर्रतुल हैदर। मुझे तो लगता है कभी कभी वो ज़माना शायद आएगा, लोग यकीन मुश्किल से करें कि हमारे यहाँ इस सलाहियत के लोग पैदा हुए थे। कुर्रतुल हैदर को पढ़ते वक्त अक्सर मुझे ख्याल आता है कि लोगों को वाकई कैसे यकीन करेंगे कि जो अफसाने की फिक्शन की हालत है, जिस तरह के लिखे जा रहे हैं वो इतने मुख्तलिफ हैं उनका अंदाज, कि ऐनी आपा का तो ज़ाहिर है कभी किसी को यकीन भी नहीं है एक औरत ने इस तरह के नावल लिखे, इस तरह की कहानियाँ लिखी। इंतज़ार हुसैन और अब्दुल्ला हुसैन। नैयर मसूद का मामला ये है कि देखिए, नैयर मसूद की कहानियों में आपको एक तो ये कि उनका उठ जाना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिर्फ अदबी और इल्मी नुकसान नहीं है, एक बहुत बड़ा तहजीबी नुकसान भी है। हमारे यहाँ पूरी तहजीब को, ख़ास तौर पर अवध की तहजीब को, जिस तरह नैयर साहब ने समझा था, और ज़ाहिर कि अवध की तहजीब में एक हमारे मुल्क के माशरे में भी एक ख़ास माने रखती है। वो एक मिली जुली तहजीब थी जिसमें हिंदू और मुसलमान बराबर के शरीक थे, और ज़ाहिर उसका बहुत वसी उसका एक पूरा तनाजुर बनता है उस तहजीब का। उनकी जैसी नज़र रखने वाला कोई दूसरा अदीब हमारे ज़माने में नहीं है। उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि उनको ज़ाहिर है कि इस तहजीब के अपने जो बड़े नुमाइंदा महासिन रहे हैं और साफ रहे हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उनको अवध के सब कल्चर से कहना चाहिए, जो एक आम आदमियों का जो कल्चर था, वहाँ के कबाबियों का, पतंग साजों का, जिलसाजों का, छोटे मोटे दस्तकारी के काम करने वालों का, नैयर साहब को उनसे गैर मामूली दिलचस्पी थी। मेमारों का, उनसे भी वो, और उनकी इस्तिलाहों को भी वो समझते थे, खूब उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो ये सारी कहानियाँ, और उसमें लोगों की दिलचस्पी पैदा हो गई, फिर से पैदा हो गई दिलचस्पी।
जाहिर है कि इन लोगों में कौन दिलचस्पी ले रहा था, ना कोई लिखने वाला था, ना कोई कहना चाहिए बातें करने वाला। तो नैयर साहब की कहानियों को तो पूरा एक जो उनके मवाद के लिहाज से भी जो नक्शा बनता है वो ऐसा है कि जिस पर हमारे ज़माने के किसी लिखने वाले की उस तरह नज़र नहीं जाती, नज़र नहीं गई है। और यूं भी कहना चाहिए कि अवध की पूरी तहजीब से उनको जो दिलचस्पी थी, जो वो खुद उसी तहजीब के परवरदा थे, उसी तहजीब का कहना चाहिए का असर उनकी पूरी ज़िंदगी पर, उनके रहन सहन पर, उनके हाव भाव पर, उनके उठने बैठने, सारे आदाब जो थे सब पर नज़र आता है। तो वो एक अजीब व गरीब। अच्छा, फ़िक्शन के बारे में मेरा हमेशा से ख्याल ये है कि फ़िक्शन लिखने वाला अगर बिल्कुल एक तन्हा एक फ़र्द की हैसियत से चीज़ों को देखता है तो उसकी बात कहाँ तक हमें ले जाएगी। जाहिर है कि उसको तो एक तहजीब भी उसके पसे पुष्ट होती है, वो खुद किसी न किसी तहजीब के ज़रिया उसकी शख्सियत से तश्कील हुई होती है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा तजर्बा उसके हिस्से में जो आता है, उसकी ज़िंदगी में जो आता है, वो तजर्बा हमेशा उसी तहजीबी पस मंज़र की देन होता है। तो नैयर साहब की जैसी नुमाइंदगी तो ज़ाहिर है कि उनके जीते जी भी किसी ने नहीं की उस वक्त भी, और ज़ाहिर है कि उनके बाद भी हमें कोई ऐसा लिखा अच्छा फ़िक्शन लिखा जा रहा है। पाकिस्तान में भी लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान में भी लिखा जा रहा है। चंद लिखने वाले बहुत अच्छे हैं। और यहाँ मिसाल के तौर पर मैं जब इन लोगों की कहानियाँ पढ़ता हूँ, ज़किया मशहदी की, खालिद जावेद की, और इसके अलावा सिद्दीक़ आलम हाँ कलकत्ते में, और कहना चाहिए कि पाकिस्तान में नहीं, ये सैयद मोहम्मद अशरफ की कहानियाँ हैं। पाकिस्तान में जो लिखी जा रही कहानियाँ, उनमें अजीब बात यह कि मेरा ज़्यादा दिलचस्पी जो मुझे है इस वक्त वो उन लोगों से है जो बहुत पुराने लिखने वाले हैं। नए लिखने वालों की चीज़ें मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हसन मंजर हैं, इकरामुल्लाह है। इकरामुल्लाह के बारे में तो मेरा ख्याल ये है कि नैयर मसूदी की तरह, गर्चे उनसे भी कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन उन जैसा लिखने वाला कोई दूसरा नहीं पैदा होगा, वैसी गहराई किसी के यहाँ नहीं है। और पाकिस्तान में पुराने लिखने वालों में मसूद अशर हैं, जो रहे तो सहाफ़ी और वही ज़िंदगी गुजारी, लेकिन कहानियाँ जब भी लिखते हैं बड़ी दिलचस्प। असद मोहम्मद ख़ान हैं, जिनसे मुझे बहुत, जिनकी कहानियाँ बड़ी ताकतवर मुझे लगती हैं, अपनी ज़बान के लिहाज से भी, बयानिए के लिहाज से भी, और अपने मौज़ूआत के लिहाज से भी। तो कहानियाँ तो लिखी जा रही हैं, अब भी लिखी जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जो थे, जैसे इंतज़ार हुसैन हैं, कुर्रतुल हैदर हैं, नैयर मसूद हैं, इनकी जगह आप कोई नहीं ले सकेगा। इन लोगों का कैनवस बहुत, कहना चाहिए कि अपनी तहजीब पर भी इनकी जो नज़र थी और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी पर जो इनकी नज़र थी वो बड़ी गैर मामूली थी। तो हमीद शाहिद साहब पाकिस्तान से इंटरव्यू जी देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि फिक्शन हमेशा तहजीबी तजुर्बे की देन होता है। खूब जी आपने जैसे बताया। जी जी भाई देखिए, हमीद शाहिद साहब जो हैं वो खुद एक बहुत अच्छे फ़िक्शन निगार भी हैं और फ़िक्शन के नक्काद भी बहुत उम्दा है। मुझे तो उनके वो मज़ामीन जो मैं पढ़ता हूँ फ़िक्शन के बारे में, कभी दूसरों के बारे में भी वो लिखते हैं, या उन्होंने मगरबी फ़िक्शन के जो तर्जुमे किए हैं फ़िक्शन निगारों की तहरीरों पर। बस उनकी जो सबसे बहुत दिलचस्प किताब मुझे लगी वो मोहम्मद बिन मेमन के साथ योसा पर जो उनका काम सामने आया, तो वो बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। और इसीलिए मैं ये भी समझता हूँ कि आज के फ़िक्शन में भी जान उसी वक्त पड़ेगी जब आज की इज्तिमाई ज़िंदगी जो है उसके आशोब और उसके मसाइल उसकी गिरफ्त में आएंगे। तो ये हमारे यहाँ उसमें ये हैं, बिलाशुबा शाहिद हमीद हैं, और भी लोगों की कहानियाँ हैं पाकिस्तान में। मिर्ज़ा हामिद बेग हैं, आसिफ फर्रुखी हैं, और नावल जो मैंने पढ़े इधर पाकिस्तान के कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे। वो एक तो आसिम भट्ट का नावल दायरे मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे याद रह गया। और इस तरह मिर्ज़ा अतहर बेग तो देखिए सबसे मुख्तलिफ लिखने वाले वो भी, जैसे नैयर अपने यहाँ सबसे मुख्तलिफ थे, मिर्ज़ा अतहर बेग की भी कोई नकल नहीं कर सकता जिस तरह। और अजब बात यह है कि गालिब के बारे में एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था फ़िराक साहब का कि गालिब बड़ा
यानी ये इस लफ्ज़ को नकल करते हुए मुझे तकल्लुफ़ भी हो रहा है कि लिखा था उन्होंने कि गालिब बड़ा पाजी शायर है, आप उसकी तकलीद करें तो उसका तो कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन आपकी शायरी चौपट हो जाएगी। तो यही सूरत हाल हमारे यहाँ इंतज़ार हुसैन और अब्दुल्ला हुसैन का तो खैर रंग बहुत मुख्तलिफ है और उसकी तकलीद करने के लिए मगरिब की ज़िंदगी पर भी उतनी गहरी नज़र चाहिए। अब्दुल्ला हुसैन के यहाँ तो खूबी यह है कि साहब वो तो पंजाब के किसानों का जिक्र कर रहे हों, मगरबी किरदारों का जिक्र कर रहे हों, वो यकसा तौर पर कहना चाहिए कि उनका कलम जो होता है उसकी रसाई बहुत दूर दूर तक होती। और ये जो हमारे ज़माने में लिख रहे हैं, अब जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला उनका मिर्ज़ा असद मोहम्मद ख़ान का जिक्र आया था। असद मोहम्मद ख़ान भी ज़ाहिर है कि जो रहने वाले भोपाल के थे, चले गए पाकिस्तान, और उन्होंने भोपाल की ज़िंदगी पर जो वहाँ उस इलाके की मालवा में जो सूरत हाल है उसका जो जिक्र किया, या वहाँ के छोटे छोटे बाज़ इलाक़ों पर जो उन्होंने कहानियाँ लिखी, जिसमें बासुदे की मरियम तो एक बहुत शोहरत उसको मिली, और भी उनकी नज़र बहुत बड़े कॉम्पिटेंट लिखने वाले हैं। लेकिन ये कि कुरतुन हैदर, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, नैयर मसूद का मामला बिल्कुल अलग है। मिर्ज़ा अतहर बेग मुझे बहुत पसंद आए, उनका दूसरा नावल। पहला नावल ग़ुलाम बाग़ तो कुछ मुझे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि मुतासिर नहीं कर सका, गरचे अब्दुल्ला हुसैन ने भी उसकी बड़ी तारीफ़ की है, और वो नावल तो आप ही मुझसे ले गए थे और फिर आपने कहीं खो दिया। तो लेकिन ये कि उनका दूसरा नावल मुझे बहुत पसंद आया, जिसका नाम है 1 से 0 तक। बहुत उम्दा यानी नावल है। और इधर उनका जो नावल छपा है हसन की सूरत हाल, वो भी बहुत मुख्तलिफ तरह का नावल है। और ज़ाहिर है कि उस किस्म का नावल लिखना बहुत कहना चाहिए कि बहुत अच्छा। उसमें तो ज़ाहिर है कि उन्होंने जिस तरह मगरिब के पूरे फिक्शन को जिस तरह पढ़ा है मिर्ज़ा अतहर बेग ने, उससे जो बहुत ही दिलचस्प असर उन्होंने कबूल किया है। उनका बयानिया जो है इस किस्म का उर्दू में उनसे पहले वजूद में नहीं आया। अजमल कमाल तो उनको उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार कहते हैं आज के ज़माने में। ज़ाहिर है कि ये फैसला सब तारीख़ करेगी कि कौन कितना बड़ा है। मुझे इन मसाइल से दिलचस्पी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत लगते हैं। और नैयर मसूद के यहाँ भी यही मामला है कि उनको पढ़ने वाले बहुत, ज़ाहिर है कि हल्का हमेशा महदूद रहा और लोगों ने ही कहा कि भाई उनकी कहानियाँ तो बस ऐसी हैं, किसी अंजाम तक तो पहुँचाती नहीं, कोई नतीजा तो नहीं। कहा मैं नतीजे की तलाश आपको क्यों होती, आपकी नज़र कहानी पर पड़ती है या नतीजे पर रहती है आपकी नज़र। तो लेकिन ये कि बहरहाल तो ये है। तो नैयर मसूद पर गुफ्तगू हो रही है आपसे, तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि उन्होंने जिस तरह कहानियाँ, एक अजीब बात यह है कि उस शख्स के यहाँ कभी देखिए कि कल्चर से वाबस्तगी के बावजूद कहीं जज्बातियत नहीं पैदा होती, कहीं इंतज़ार हुसैन ने ये बात कुरतुन हैदर के बारे में लिखी थी कि उनकी आंखें बहुत जल्द भीग जाती हैं। ऐनी आपा के यहाँ जैसे आप देखें तो आग का दरिया में, और उसके बाद ताउस उसमें क्या नाम है उसका, गर्दिश रंगे चमन में आप देखें तो ज़ाहिर कि जहाँ वो अवध के कल्चर का जिक्र करती हैं तो बहुत एक तरह की रिक्कत तामेज़ी तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक उदासी की एक बहुत नुमायाँ बहुत लहर जो है वो फ़ौरन सामने आ जाती। लेकिन ये कि इससे इसका असर आपको मिर्ज़ा अतहर बेग के यहाँ आप देखें तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर उनका ये 1 से 0 तक, जिसमें मैंने देखा कि वहाँ का जो पूरा निज़ाम है, समाजी निज़ाम और सियासी सूरत हाल, ऐसा खूबसूरत बयान उन्होंने किया है जो है कि किसी आम लिखने वाले के बस की बात नहीं है। और वहाँ फ़िक्शन बहुत अच्छा लिखा जा रहा है पाकिस्तान में, और नए लिखने वालों ने पसंद ये कि जो मीर वाह की रातें, मैंने एक नावल पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी। और इसी तरह इस्लामाबाद में हैं ख्वाब में हनूज़ एक नावल आया जो उसके मुसन्निफ़ वहीं रहते हैं इस्लामाबाद में। और तो बहुत ये चीज़ें अच्छी लगी। अख्तर रज़ा सलीमी, तो बहुत से लिखने वाले हैं भाई, नाम तो मैं भूलता भी रहता हूँ और मुझे तो कहानियाँ भी याद नहीं रहती। बिल्कुल शमीम साहब, रज़ी शहाब साहब हैं जी, इन्होंने लिखा है कि नैयर साहब की अफसानवी तनकीद भी बहुत मुनफरिद रही है। उन्होंने चंद ही मज़ामीन लिखे, मगर जिस तरह की दिलचस्पियाँ उनकी रही हैं
वो किसी और के यहाँ नहीं मिलती। कुछ तफसील इस हवाले से भी जिक्र करें। देखिए, अफसानों पर उनके मज़ामीन किताबी शक्ल में शाया हो गए हैं और वो एक अच्छी किताब है, दिलचस्प। लेकिन नैयर को अफसाने की तनकीद से बहुत दिलचस्पी नहीं थी, और अलबत्ता वो जिस तरह के मुसन्नफ़ीन को दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे, वो ज़ाहिर है कि कभी अब उनका जिक्र मैं करूं तो आप देखिए, अल्ताफ़ फातिमा मिसाल के तौर पर लाहौर में रहती हैं, खुदा उनको सेहत दे और वो बहुत दिनों तक हमारे साथ रहें। नैयर साहब उनका जिक्र बहुत करते थे। अच्छा, वो उसका सबब एक ये भी था कि उनका मकान लखनऊ में अदबिस्तान के बिल्कुल कहना चाहिए पहलू में वाक़ था, और दीवार शायद मुश्तरक रही हो तो कुछ अजब नहीं। सैयद रफ़ीक़ हुसैन जिन्होंने जानवरों की कहानियाँ लिखी वो भी वहाँ रहते थे। तो इनको तो दिलचस्पी, नैयर साहब को जिस अफसाने से दिलचस्पी थी उसमें हमारे ज़माने के लिखने वाले जो बहुत अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे, उससे उनको दिलचस्पी शायद बहुत कम रही। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने चंद कहानियाँ सुरेंद्र प्रकाश की और या खालिदा हुसैन की जो पढ़ी थी वो उनको बहुत अच्छी लगी थी, और उनका जिक्र वो कभी कभी करते थे। बाकी ये है कि अफसाने की तामीर के मसाइल, उसमें किस तरह की ज़बान लिखी जाती है, बयानियाँ कैसे, इन सब चीज़ों से उनको दिलचस्पी रही। लेकिन नए लिखने वालों के जो कहना चाहिए तजुर्बे हैं, वो ज़्यादा उनको अपील शायद नहीं कर सके कभी, और उन्होंने कभी उस तरह के मगरबी अदब से भी उन्होंने इस तरह के नमूनों में कोई दिलचस्पी कभी जाहिर नहीं की। एक आम बयानिया जिससे हम मानूस हैं, उसकी रोशनी में वो चीज़ों को देखते थे। अफसाने की तनकीद जो उन्होंने लिखी, उनकी खूबी यही है कि वो मसलन उन्होंने खालिद जावेद की कहानियों की बहुत दाद दी, और इसलिए कि खालिद जावेद की खूबी भी है कि उनके यहाँ बयानिया बहुत कहना चाहिए कि एक तरीक़े का जादू भरा होता है। हिंदुस्तान में जो लोग लिख रहे हैं उनमें मुझे खुद ज़ाती तौर पर खालिद जावेद, सैयद मोहम्मद अशरफ और ज़किया मशहदी और सिद्दीक़ आलम, ये सबकी खूबियाँ अलग अलग हैं, बयानिया भी इनका अलग अलग है। ज़किया मशहदी के यहाँ तो आम बोलचाल की ज़बान, घरेलू ज़बान और अवध की ज़बान और ये सारी चीज़ें, इस पर एक अजीब गरीब दस्तरस उन्हें हासिल। और सैयद मोहम्मद अशरफ का मामला ये है, बस थोड़ी जज्बातियत उनके यहाँ ज़्यादा मुझे दिखाई देती है। सिद्दीक़ आलम के यहाँ एक सरमेहरी जो नज़र आती है, उस पर ज़िंदगी के साथ जिसका वक़ार कहते हैं, वो एक बहुत अजीब व गरीब है साहब, और वो बड़ी कहना चाहिए कि मतवाज़न, बहुत गैर जज्बाती अंदाज में अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियाँ हों या उनके नावल हों, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और तो ये सूरत हाल है। सर, ये अलमास शबी हैं जी, ये यूएसए से हैं। जी जी। और वहाँ पंज रेडियो एक है, जी जी। वो चला, वो उसकी सरबराह यही हैं, तो वो आपको सलाम पेश कर रही हैं। मेरा सलाम पहुँचा, मेरा सलाम अर्ज़ कीजिए जी। सर, बस आखिर अब गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं। नैयर मसूद को जितना पढ़ा जाना चाहिए था उर्दू में, उतना कम पढ़ा गया। हालांकि उनके तर्जुमे और दूसरी ज़बानों में बहुत ज़्यादा हुए, और वो सब ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। आप अंग्रेज़ी में नैयर मसूद साहब को पढ़ना चाहें तो तकरीबन काफ़ी हिस्सा उनकी चीज़ों का वो अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने ये कोशिश की कि ये पूरा एक हफ़्ता हम नैयर मसूद को क्यों ना याद करें। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान से कुछ हमने मज़ामीन मंगवाए, जिसमें आसिफ फ़रूकी का एक इंटरव्यू था, हमीद शाहिद साहब का एक मज़मून था, अली अकबर नातिक का एक मज़मून था। यहाँ भी हमने कोशिश की, और अब जो हमारे यहाँ से एक हफ्तावारी अखबार निकलता है हमारी ज़बान, उसका एक नंबर इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर, अच्छे मज़ामीन हम चाह रहे हैं कि वो मिलें, तो वो उसका एक नंबर भी हम चाहेंगे कि नैयर मसूद के नाम से नैयर मसूद को उस तरह याद किया जाए। ये सब चीज़ें देखिए सर, नैयर मसूद को पता नहीं कितना पढ़ा गया यहाँ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में जितने लिखने वालों ने उन्हें याद किया, जितने मज़ामीन हम तक आए, उतने हिंदुस्तान में नहीं आए। मैं बस ये कहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया है, इसमें ब्लॉग हैं, ट्विटर हैं, फेसबुक है, इनके होते हुए, इन सब चीज़ों के होते हुए नैयर मसूद को जितना याद किया गया, जितना याद किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो चीज़ें और मुझे लगता है कि महदूद हो जाती। देखिए, बड़े अदीबों के सिलसिले में हमेशा से मेरा ख्याल ये है कि उनके पढ़ने वालों का दायरा ज़रूरी नहीं कि बहुत वसी हो,
और नैयर मसूद को तो बहरहाल कुछ लोग जानते भी हैं, बातें करते हैं। इकरामुल्लाह के बारे में कितने लोग बातें करते हैं। कभी आपने देखा वो खुद भी कुछ कहना चाहिए कि सेल्फ इफेसिंग आदमी है, कभी जाहिर है कि अच्छा ये ज़माना वैसे भी अपना ढोल खुद पीटने वालों का ज़माना है, और जाहिर है कि एक पब्लिक रिलेशनिंग और ये सारी चीज़ें तो। लेकिन मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में जो तालिब इल्म मुझे मिले, और भाई यहाँ से बेहतर हल्का वहाँ पढ़ने वालों का है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे मुल्क के मुकाबले में वहाँ पढ़ने वालों का हल्का बेहतर है, वहाँ बेहतर काम लोग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में इस तरह के मौज़ूआत दिलचस्पी बहुत लेते हैं। नैयर मसूद से बहुत दिलचस्पी रही लोगों को वहाँ। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि आप तालिब इल्मों की बात करते हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वो लोग जो तालिब इल्मों से ज़्यादा उम्र रखते हैं, और वो चाहे अदब की तख्लीक करने वाले हों या अदब पढ़ाने वाले हों, आप जिक्र करें तो वो कभी जाहिर के नैयर मसूद का जिक्र मैंने तो कभी उन लोगों की ज़बान से सुना नहीं ना। तो ये तो एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अदब वैसे भी एक ऐसी सरगर्मी है जिससे जो कहना चाहिए बेकार लोगों की एक फालतू किस्म की अहमियत चीज़ की हैसियत अख्तियार कर चुका है अदब। तो कौन घास डालता है अदीबों को या अदब पढ़ने वालों को, अदब लिखने वालों को। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये कि नैयर को जिस तरह मैंने देखा लोगों, भाई वहाँ लाहौर में मुझसे बाज़ औक़ात ये हुआ है कि मुझे बड़े नौजवान मिले जिन्होंने कहा साहब उनकी कहानी मेरी समझ में तो नहीं आती, लेकिन पढ़िए तो पढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक अजीब व गरीब जादू है, और ये उस किस्म का जादू नहीं जो कृष्णचंद्र के अफसानों में पाया जाता था, शायराना एक रूमानी एक नस्र की वजह से। ये जादू उनके यहाँ असरार का उनसुर जो है, एक तरह की रमजियत जो पाई जाती है, वो लोगों को बहुत मुतजस्सिस रखती है पढ़ने वाले को, और है अपना लोगों ने। और लेकिन मेरा ख्याल भी ये है कि अब उनके जैसा लिखने वाला तो कोई नहीं पाया। जहाँ तक उनके तराजिम का ताल्लुक़ है, मोहम्मद उमर मेमन ने उनकी कहानियों के ज़्यादा तर्जुमे किए, उन्हीं के वास्ते से मगरिब तक नैयर साहब की चीज़ें ज़्यादा पहुँची। और सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं, हैनवला फुर्दुल लिटरेचर के साथ साथ उन्होंने कहना चाहिए कि नैयर साहब ने जो मज़ामीन लिखे नैयर मसूद के बारे में, उनके जो मजमूए छपे यहाँ पिंगवीन वगैरह से, उनके इंट्रोडक्शन के तौर पर, उससे लोग बता सकते यूरोप की बात छोटी ज़बानों के लोग भी उनमें दिलचस्पी लेने लगे। एक तरह की तहजीबी दिलचस्पी भी जो पैदा हुई नैयर मसूद से लोगों को। जाहिर है कि हमारे यहाँ उर्दू में अभी अदब को इस तरीके से, इस पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ने का ज़ौक़ ज़्यादा आम नहीं है, तो उर्दू में कम बातें होंगी। उर्दू में तो वैसे भी आप जाएँ तो हमारा अदबी माशरा, अगर आप तालीमी इदारों को छोड़ दें तभी कुछ समझ में आता है। बाकी तालीमी इदारों का तो जो हाल है आप देख ही रहे हैं कैसा रह गया। शमीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और नैयर मसूद साहब के हवाले से ये मालूमाती और अहम गुफ्तगू जो है फरमाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया भाई।